वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली, वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। कराची में मिसबाहुद्दीन खान के घर एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया 1959 में। उनकी बच्ची की वालदा भी एक समाजी कारकुन थी, लेकिन इसके बावजूद भी एक अर्ली मैरिज के वजह से उस बच्ची को डिवोर्स हो जाती है। ज़हीन थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वालिदैन ने या फिर शायद किस्मत ने उनको डॉक्टर नहीं बनने दिया। बहरहाल अपनी इस एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी में जाकर कुछ बाहर से डिग्रीज ली और फिर अपने जो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी उसको इस तरह से पूरा करने की कोशिश की। ब्यूटिशियन की डिग्री ली, पाकिस्तान वापस आई, अपना यहाँ पर आके कारोबार शुरू किया। बाप भी बिजनेसमैन था, तो बिजनेस करने की जो सलाहियत थी वो उनमें मौजूद थी। कुछ और सीखा, पॉलिश किया, एक मजबूत खातून के तौर पर सामने आई। जैसा कि हमारे यहाँ होता है, जैसे ही उन्होंने अपने उस अपार्टमेंट में पार्लर बनाया तो पड़ोसियों की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनी। और फिर धीरे धीरे जब लोगों को समझ आई कि ये कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है और फिर इसकी एक्सेप्टेंस होना शुरू हुई सोसाइटी में। और एक दिन उन्हीं ख़वातीन में से एक खातून उनके दरवाजे पर खड़ी थी जो उनको बुरा भला कहती थी। वो कहती हैं कि उस दिन मुझे समझ आई कि मैंने इतना मुश्किल वक्त क्यों देखा, क्योंकि मैं औरतों की मदद कर रही थी उनको मज़ीद खूबसूरत बनाने में। और फिर ये सफ़र यूं ही जारी रहता है और एक दिन उनको ख्याल आता है कि जो भी हमारे पास कॉस्मेटिक्स में चीज़ें आती हैं ये एशियन ख़वातीन को मद्देनज़र रख के नहीं बनाई जाती, उनके स्किन कलर को और उनकी स्किन टोन को, उनकी स्किन की कैपेसिटी को। और फिर वो अपना ख़ुद का ब्रांड लॉन्च करती हैं अपनी उस तहकीक के बाद, जो कि यहाँ की ख़वातीन के लिए मौजू हो और सबसे अहम बात कि हलाल हो। और फिर इस ब्रांड ने बहुत तरक्की की और उसके बाद उनका ये कारोबार वसअत इख्तियार करता चला गया। पाकिस्तान में ऐसी पहली कोई कोशिश थी जो ख़वातीन को सोच कर की गई थी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, सफ़र जारी रहता है। और जब वो अपने इस काम को इतना बढ़ा चुकी होती हैं और एक दिन 2005 में वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया, जब बुर्का पोश एक खातून मेरे पास आई और आके कहती हैं क्या मुझे भी खूबसूरत बना सकती हो। जब उन्होंने, और वो हैरान हुई क्योंकि उनका तो काम ही यही था, लेकिन यहाँ चैलेंज कुछ और था। जब बुर्के के पीछे की खातून को देखा तो वो एसिड की वजह से जल चुकी थी और पहली बार उनकी ज़िंदगी ने उनको कुछ नया सोचने पे मजबूर किया। और उन्होंने ऐसी तमाम दुखी ख़वातीन जिनको मुआशरे ने ख़ुद अपने तौर पर सज़ाएं देना शुरू कर रखी थी, उनके दिल की आवाज़ बनने की कोशिश की। एक नरम दिल रखने वाली खातून ने, जो कि ऐसा था जो दुनिया की इस मादी अशिया की तरक्की की तरफ गामज़न नहीं था, बल्कि रूहों को खुशी पहुंचाने के लिए ज़्यादा सुकून का बाइस बन रहा था। और फिर इस जगह से उनका कहना है कि मैंने जब ऐसी ख़वातीन के लिए सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉल करनी शुरू की तो फौरी तौर पर मुझ तक 52 ख़वातीन पहुंची। और फिर उन्होंने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, एक नया इदारा बनाया जो ऐसी ख़वातीन को लेकर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुमकिन होता था उनकी दादरसी के लिए कोशिश करता था, उनकी स्किन को फिर से बनाने के लिए कोशिश करता था। और फिर ऐसा हुआ भी कि ना सिर्फ यहाँ तक फोकस नहीं, बल्कि उनको दोबारा से इतना बाहिम्मत बनाना और इस कदर उनके अंदर हौसला पैदा करना कि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकें। उनमें से बहुत सारी ख़वातीन की दोबारा शादी हुई, एक नई ज़िंदगी शुरू हुई और बहुत सी ख़वातीन बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी बनी। ये सारा सफ़र उनकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सफ़र रहा और वो अपनी ज़िंदगी से के खूबसूरत सफ़र से बहुत मुतमईन नज़र आती हैं। और फिर उन्होंने दोबारा शादी भी की और इसके बाद हमारे जो वतन की से उनको बेतहाशा अवार्ड से भी नवाजा गया, बहुत सारे अवार्ड। इनके साथ साथ
इटालियन गवर्नमेंट ने उनको वुमेंस डे के मौके पर पहली पाकिस्तानी खातून को वो अवार्ड दिया जो एक बाहिम्मत खातून को मिलना यकीनन एजाज़ की बात थी। ये सारी कहानी मुसर्रत मिसबा की है और ये सारा सफ़र जो है वो डिप्लेक्स और उसके बाद स्माइल अगेन का है। वो इदारा डिप्लेक्स स्माइल अगेन के नाम से काम कर रहा है पाकिस्तान में और अब तक उसके इस इदारे की कोई 42 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये जो मेहरबान ख़वातीन हैं ये हमारे माशरे के बहुत से दुखी लोगों की इसी तरह से दादरसी कर रही हैं। इनका शोबा कोई भी हो, लेकिन ये जो दिल एक साथ धड़कते हैं उन ख़वातीन के, ये हमें बताते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिल और कोई ना कोई सोच और कोई ना कोई दिमाग हमारे लिए भी काम कर रहा है। चाहे हम उसको देखें, महसूस करें या ना करें, लेकिन कोई ना कोई इर्द-गिर्द मौजूद होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे हमदर्द और मेहरबान दोस्त मौजूद हैं। आज हम जिस खातून की बात करने के लिए अपने इस प्रोग्राम में जिनको हमने मदऊ किया है, उनकी भी पैदाइश कराची से है और उसी तरह बहुत ही मेहरबान मुस्कुराहट के साथ अपने पास आने वालों की दादरसी करती हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलिशबा हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you so much for inviting me and thank you so much for starting this show with such an inspirational story. जैसे आपने बात करनी शुरू की वैसे मैं गेस करना शुरू की थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये किसकी बात हो रही है। सो इट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि आप मुसर्रत मिसबा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो भी एक फ़ीमेल हैं और उन्होंने किस तरह से काम किया है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है पूरे ग्लोबली। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच। और आपकी जो मुझसे आप प्रोग्राम से पहले पूछ रही थी कि आप उसको रिलेट कैसे करती हैं, तो मैंने कराची से रिलेट किया। आपको समझ आ गई। ओके, तो डॉक्टर अलिशबा आपकी जो है पैदाइश वो कराची इस्लामाबाद से, फिर उसके बाद कुछ एजुकेशन कराची से, फिर उसके बाद लाहौर से और फिर मलेशिया से आपने PhD की और फिर आपने तरजीह दी कि आपने पाकिस्तान में आके सर्व करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम बाहर निकलते हैं ना तो हमें बहुत सारे कल्चर्स को देखने को मिलता है। फिर जब व्हेन आई वाज इन मलेशिया और यहाँ से मास्टर्स करके गए थे, प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे थे, फिर जब मैंने वहाँ जाके देखा कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस है कंपैरेटिवली पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि मैं ऐसी जगह पे सर्व करती कि जहाँ पे ऑलरेडी कोई 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको इस बारे में अवेयरनेस है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ और हमें अपनी जहनी काबिलियत पे और अपनी जहनी पोटेंशियल के ऊपर भी काम करना होता है। तो आई थॉट कि व्हाई शुडंट आई सर्व इन अ प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत से बहुत लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है। सो दैट वाज द मेन डिसीजन। फिर वी मूव बैक एंड स्टार्टेड वर्किंग हियर। मेरी लाइफ की एक लेगेसी थी कि मैं साइकोलॉजी के प्रोफेशन के अंदर कुछ बहुत ऐसा कर सकूं कि जिससे थोड़े थोड़े लोगों के अंदर भी मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस आए। तो आई थिंक यू माइट नो अबाउट एन एप्लीकेशन आई हैव डिज़ाइंड इट। इट्स कॉल्ड माहिर नफ्सियात एंड इट्स अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एज वेल। द बेसिक एजेंडा बिहाइंड इट इज़ दैट कि हमारे जो साइकोलॉजी की आपने देखा होगा डिपार्टमेंट में मोस्टली लड़कियों के एडमिशन होते हैं। बिल्कुल। 40 to 45 की अगर क्लास है तो उसके अंदर कोई 5 या 6 लड़के होते हैं, बाकी सारी लड़कियां होती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप फील्ड में निकलते हो बिल्कुल जैसे MBBS है करके लड़कियां नहीं आती प्रोफेशन में, इसी तरह से साइकोलॉजी के बाद हमें प्रोफेशन में लोग नजर नहीं आते। MBBS तो है कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देनी है और लोगों ने जाके फार्मेसी से दवाई ले लेनी है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू सिट इन द फील्ड, you have to talk to people और आपको तरह तरह के लोगों से मिलना होता है। तो बहुत सारी जो हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि कोई लड़की बाहर निकले और लोगों से बात करे। तो इन दैट सिनेरियो मुझे ये था कि इवन इफ अ गर्ल इज सिटिंग एट होम she should sign up as a psychologist and she can serve as a psychologist through that application. Wonderful, so, wonderful. 24 hours of the day वहाँ पे कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट होती है जो ऑनलाइन होता है या होती है, और जो भी चाहे वो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का हम उसको नाम देते हैं कि वो जब चाहे वो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकता है, उससे बात कर सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत कमाल ऐप है। और यकीनन अभी अच्छा ये जो आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे ना, अब ये अवेयरनेस आ रही है लोगों को। अब ये समझ आ रहा है कि जिस तरह गला ख़राब होने पे, बुखार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह डिप्रेशन होने पे या परेशानी एंजाइटी कुछ होने पे दिमाग के डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बंदा को खुदा ना खास्ता पागल का टैग के साथ आएगा। अच्छा, मुझे डॉक्टर अलिशबा ये बताएं कि इसमें आपकी इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब आपने बताया कि आप सबसे बड़ी बहन हैं, बड़ी बेटी हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था कि आपको साइकोलॉजी ही पढ़नी है? तो ये मेरी लाइफ की ना जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक होता है कि जब वो लड़कियां पैदा होती हैं तो शुरू से उनको कहा ये जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है। अच्छा। लेकिन मेरे घर में थोड़ा सा एनवायरनमेंट इस तरह था कि फादर यही कहते थे कि तुमने डॉक्टर बनना है। वो अलग बात है कि एमबीबीएस की जगह मैं पीएचडी डॉक्टर बन तो गई है। तो अच्छा, उनका ये कहना था कि तुमने डॉक्टर बनना है। लेकिन जब बच्चे होते हैं ना, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि जब हम पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो खुद कर क्या रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो हमें कह क्या रहे हैं, वो नहीं सुनते। एक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं देखती थी कि माय मदर वाज अ टीचर बिफोर शी गॉट मैरिड, और उसके बाद फिर शी बिकेम अ हाउसवाइफ। तो वो उनके अंदर वो जो टीचिंग वाले जरासीम थे वो आए थे वो हमारे तक। फिर उसके बाद मैं अपने फादर को देखती थी कि वो उनके पास ना, मैं सबसे बड़ी बेटी थी, तो ही हैड सो मेनी बुक्स, ही मेड हिज ओन लाइब्रेरी, और उसमें कि किस तरह से बच्चों की ब्रॉटअप होनी चाहिए, उनकी मेंटल ग्रोथ कैसे होती है और वो किस तरह लर्न करते हैं। तो मैं एक तरफ देख रही थी कि वो मेरे फादर जो हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ देख रही थी कि मेरी मदर हैं वो लोगों को पढ़ाती हैं, किस तरह सिखाती हैं, हर एक को कुछ ना कुछ सिखा के उसको फिर उसको मतलब उसका जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो वो सारे जरासीम लेके जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चली हूँ, तो मुझे फिर वर्ड पता चला कि अच्छा, साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड कि जिसके अंदर वाकई ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, और फिर मुझे लगा कि बल्ब जल गया, वाकई दैट्स माय मेन गोल ऑफ माय लाइफ। जबरदस्त। डॉक्टर इलिशबा से हम जानेंगे कि इनके बल्ब की रोशनी में इनका बचपन कैसा गुजरा, ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक, बली कर आए क्योंकि कराची से हैं डॉक्टर इलिशबा। तो डॉक्टर इलिशबा के इस तरह के बल्ब दिमाग में बचपन में बहुत ज़्यादा चलते हैं, शरारतों के बल्ब जो होते हैं। तो कैसा बचपन था आपका? शरारती था, स्पोर्टी था? ये आप जब मैं देखती हूँ ना अपने बचपन को, साथ आई एम नाउ अ साइकोलॉजिस्ट एंड आल्सो टीचिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे ये होता है कि मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ अपने बचपन की तरफ कि मैंने क्या सीखा। शरारतें तो सारे ही करते हैं। मैंने ये देखा कि एक बच्चे को ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है अपना प्लेस ढूंढना दुनिया के अंदर, कि व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, हु इज़ इलिशबा एक्चुअली। मैं एक बेटी हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं क्लास की GR हूँ, व्हाट इज़ माई रोल इन दिस वर्ल्ड। तो वहाँ जब मैं अपने बचपन को देखती हूँ तो मुझे स्टार्ट से ये समझ में आना शुरू हुआ कि मुझे अपना प्लेस ढूंढना था। हमेशा मुझे, जैसे मैं स्कूल में गई हूँ या मैं कॉलेज में गई हूँ, तो मुझे ढूंढना था कि व्हाट पर्पस आई सर्व इन दिस वर्ल्ड, मेरा क्या पर्पस है। और मेरे फादर का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो कहते थे कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हें दुनिया में भेजा गया है तो कोई रोल दे के भेजा गया होगा, तुम क्या करने आए हो वो ढूंढो। तो वो पर्पस ढूंढते हुए मेरा सारा बचपन गुजरा है। कभी एक फील्ड एक्सप्लोर की, कभी दूसरी की, कभी एक बुक पढ़ी, कभी दूसरी पढ़ी, कभी नॉवेल्स में घुस गए, कभी फिलॉसफी देखनी शुरू कर दी, कभी फिक्शन, और तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके ना, तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि बचपन हमारा जैसा भी हो, हमें बच्चों की जो डायरेक्शन है उनको ये देनी चाहिए कि यू हैव टू फाइंड योर पर्पस इन योर लाइफ, कि आप क्या करने आए हो। और जब उन्हें वो पर्पस मिल जाएगा तो वो ना उनकी कभी सेल्फ स्टीम लो होगी, बिल्कुल, ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज वो फेस करेंगे, डायरेक्शन मिल जाएगी और आप एक सही रास्ते पर चल पड़ोगे और आपको पता होगा कि ये काम आपने करना है। फिर दूसरे आपके बारे में क्या करते हैं, कहते हैं या करते हैं, या आपका पास्ट कैसा बिल्कुल था? इसमें आपको लगता है पेरेंट्स का रोल ज्यादा है? पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है। आजकल तो जनरेशन ऐसी हो गई है, पेरेंट्स का रोल थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो एक सोशल एनवायरनमेंट वो शुरू हो जाता है, और फिर जो वो सोशल ब्रॉटअप होती है हमारी, वो जो चीजें हमें पीयर ग्रुप से बहुत सीख लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही। तो कोई गेम खेलती थी आप?
गेम्स बहुत खेले हैं। आई वाज द एल्डेस्ट डॉटर और उसके बाद 3 भाई थे, तो साइकिलिंग की, स्केटिंग की, 6 बोर्ड्स वाली भी की, हर तरह से मतलब गेम्स और वो सारा कुछ। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर हमारी सोसाइटी में एक वो होता है कि आपने बाहर नहीं निकलना ज़्यादा, और वो फिर फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर और चीज़ों की तरफ, पढ़ने की तरफ निकल गए। और पढ़ाई में बहुत संजीदा थी मतलब? नहीं, आई वाज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे ये होता था कि मैं जिस भी फील्ड में जा रही हूँ मैंने एक्सेल नहीं करना, बस आई हैव टू नो दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, और पेपर की टेंशन लेके बैठती थी कि नहीं पेपर हो रहे हैं, ये मैंने पूरा इतने मार्क्स लेने हैं? कभी नहीं इतना हुआ। सही। बस ये होता था कि फेल नहीं होना, और अगर टॉप कर लिया तो फिर अपने आप को पहचान ही नहीं जाता था कि अच्छा भाई ऐसा। अच्छा, मतलब गरूर आ गया। हाँ, कभी कभी हो जाता था ऐसे, जैसे किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे, फिजिक्स में आई वाज वेरी गुड, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे मैट्रिक में, तो वो मैं बड़ा अपने आप को किया। सही। आपके पास तो बहुत ज़्यादा इस तरह की केस हिस्ट्रीज भी होंगी, खुद अपनी ज़िंदगी के भी अगर कोई ऐसे चैलेंजेस कभी आपने फेस किए हों, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि हम जब भी ये मैं सवाल करती हूँ उसके पीछे मकसद यही होता है कि उससे कोई लर्निंग हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें, यूथ को दे सकें, कि ऐसा चैलेंजिंग टाइम कभी ज़िंदगी में आए तो उसमें उनको करना क्या है। तो ऐसा कुछ आप अपनी ज़िंदगी से शेयर करना चाहें तो वो ज़रूर करें, जो कोई चैलेंजिंग टाइम हो, फिर आपने उससे कोप अप कैसे किया? अगर पर्सनल लाइफ में मैं देखूं तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था टू फाइंड माय ओन प्लेस इन दिस वर्ल्ड। कि मैं क्या करने आई हूँ, क्योंकि फादर ने शुरू से यही सवाल दे के बड़ा किया था, तो वो उस सवाल का आंसर ढूंढने में मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा। कि कहते मुझे ये है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंटरेस्ट मेरे ये हैं, मुझे मेरे अंदर जो सलाहियतें हैं वो वहाँ मैच नहीं करती, तो वेयर डू आई बिलोंग। तो वो जो बिलोंगिंगनेस वाला कॉन्सेप्ट बनाने में वो टाइम लगा था, उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट हुआ, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके कौन सी एज में आपको पता चल गया कि ये मेरी फील्ड है और मुझे इस डायरेक्शन पे जाना है? टीनेज क्रॉस कर गए थे। टीनेज में तो वैसे कॉलेज में जाके पता चला या यूनिवर्सिटी पहुंच? कॉलेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, उसके बाद पता चला था कि अच्छा दिस इज द फील्ड। और उसमें बुक्स ने काफ़ी रोल प्ले किया डायरेक्शन देने में कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। तो फिर वो जब चीज़ें एक्सप्लोर करते गए तो फिर एक डायरेक्शन मिल गई। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ का मेन चैलेंज था कि मैंने कैसे अपनी डायरेक्शन ढूंढनी है। इसमें आप एक्शन पॉइंट्स ये हैं कि आपने किताबें पढ़ी। यस। तो किस तरह की किताबें हेल्प करती हैं? मतलब सीजन्स देखे, ड्रामे देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, ड्रामे पढ़े, मतलब वो बुक्स पढ़ी और नॉवेल्स और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर, लिटरेचर एक्सप्लोर करके ना आपको जो डायरेक्शन मिलती है लाइफ की वो कहीं से, क्योंकि लिटरेचर बनता ही बहुत सारी डायरेक्शंस को मिला के आपको एक क्रक्स मिलता है। बिल्कुल। तो उसमें से जब आप पढ़ते हो और उसमें से जब चीज़ें निकालते हो तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं जो जहाँ तक हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं गया होता। सही। फिर प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस की अगर बात करें तो उसमें ये था कि जब मैंने स्टार्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया था एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्लाइंट्स हमारे लिए होते हैं जो सब्सटेंस डिपेंडेंस के साथ आते हैं। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। आई वाज वर्किंग एज अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट इन फाउंटेन हाउस लाहौर, और ऑल्दो वी वर अंडर सुपरविजन, बस उसमें ये था कि एक क्लाइंट था, आई वाज वर्किंग विद हिम और ही वाज एडमिटेड फॉर सब्सटेंस अब्यूज़। तो कुछ अर्से के लिए उसको डिस्चार्ज किया गया एंड देन ही ओवरडोज्ड एंड देन ही डाइड। तो जब मुझे नेक्स्ट डे जब मैं गई हूँ सेशन लेने के लिए तो मुझे पता चला कि उसको 2 दिन पहले डिस्चार्ज किया गया था एंड देन ही ओवरडोज्ड एंड देन ही डाइड। तो दैट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक इंसिडेंस फॉर मी। और मुझे था कि मैं अब एज अ साइकोलॉजिस्ट काम नहीं कर सकती क्योंकि दैट वाज माय रोल। फिर वहाँ पे जो मेरे सुपरवाइज़र थे उनका इतना बड़ा रोल है मेरी प्रैक्टिस को आगे लेके जाने में कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि द ड्यूटी दैट यू हैड was कि आपने उसको रास्ता दिखाया, आपने अपनी तरफ से पूरा काम किया, you have done your work। आगे अगले बंदे के एक्शंस को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। तो you have to be very careful कि आपके स्टेप्स क्या थे, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपको किसी चीज़ का बिल्कुल नेगेटिव एक्सपीरियंस का कोई भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ पर्सनल लाइफ से बात करते हैं। आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज थी? It was a love marriage। अरे वाह, kind जबरदस्त। of a love marriage, half arranged, half love।
इट वाज लाइक हमारा ना लव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है सोसाइटी के जैसे लड़कियों का जो लव की डेफिनेशन होती है. आवर डेफिनेशन वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर पीपल जो भी सुनते हैं. इसमें ये था कि माय हस्बैंड इज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो कॉमन इंटरेस्ट पास लिया है आपको. कॉमन इंटरेस्ट था. एंड वन डे जस्ट ही जस्ट सेड कि तुम इंटरेस्टेड हो रिसर्च में, मैं इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च में, तो हम रिसर्च में अच्छा काम करेंगे. सो लेट्स परस्यू दिस फील्ड टुगेदर. और फिर वी गॉट मैरिड एंड वी हैव चाइल्ड एंड नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर. तो मुश्किल हुई मुल्तान शिफ्ट होने में या नहीं? मुल्तान इज सच अ पीसफुल सिटी. मैं मिस करती हूँ अगर तो कराची को करती हूँ, बट इट वाज वेरी क्राउडेड. और मैं वहाँ से जब निकली हूँ ना तो मुझे थोड़े अरसे तक उसका था, लेकिन फिर लाहौर भी उसके कंपैरिजन में बहुत क्राउडेड था. तो लेकिन जब हम मुल्तान में आए हैं तो ट्रैफिक नहीं है. फंस जाओ तो हार्डली आप 5 मिनट्स में फिर निकल जाते हो. लाहौर में आप फंस जाओ, कराची में फंस जाओ, फिर आपका कोई 12-13 घंटे कहीं नहीं गए, आप वहीं पे हो, वहीं स्टक हो, आपकी लाइफ को वहाँ पे बस पॉज लग जाता है. सही. तो मुल्तान इज़ वेरी पीसफुल. यहाँ पे लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं. यहाँ के स्टूडेंट्स, मुझे बताया गया था कि इतने टैलेंटेड नहीं, बट दे हैव द पोटेंशियल. उनको अगर आप एक ढूंढ लो बच्चा कि ये पढ़ना चाहता है और उसको आप ट्रेन करना शुरू कर दो, वो आपको ऐसी ऐसी बातें निकाल के दिखाता है कि जो चीज़ें उसको नहीं भी पढ़ाई गई वो भी निकाल के वो लेके आता है. तो सही. वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग हियर. ज़बरदस्त. मुल्तान को आप इतना पीसफुल सिटी कह रही हैं तो हम तो खुश हो रहे हैं, हम और सारे सुन के बहुत खुश होंगे. अच्छा, बिल्कुल लास्ट में एक जो हम हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है, क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस आप जो करना चाहें उनके फ्यूचर के लिए बेहतर हो, और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है या उसके हवाले से कोई बात करना चाहें, आपने ये इस कैमरा में करनी है बात. स्टूडेंट्स के लिए मेरा, स्टूडेंट्स हो कोई भी हो, चाहे आप अपने एडल्टहुड लाइफ गुजार रहे हो या आप एज अ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एडमिट हुए हो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मैसेज सिर्फ ये है और आपकी लाइफ का मेन गोल ये होना चाहिए कि यू हैव टू फाइंड योर ओन पर्पस इन योर लाइफ. आपको नहीं, एक जो डायरेक्शन दी गई है सोसाइटी की तरफ, ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा ही उसी को फॉलो करना है. फाइंड आउट योर ओन पोटेंशियल. अगर अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है तो कोई ख़ास काम दे के भेजे होंगे, कोई ख़ास सलाहियतें दे के आपको भेजा गया होगा. आपको फाइंड आउट करना है कि आप उनको यूटिलाइज करके इस दुनिया को कैसे सर्व कर सकते हैं. चाहे वो कोई छोटा सा गोल है, चाहे वो कोई छोटा काम है, या चाहे हो सकता है वो कोई बड़ा काम हो. इफ़ यू कैन फाइंड दैट गोल, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिश्वा. इट्स वेरी नाइस टू टॉक यू. तो आपके हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया. बातें और भी बहुत सारी हैं जो मुझे लग रहा था कि आपसे एक्सप्लोर करके हम आगे पहुंचा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बातें ज़रूर पहुंचाएंगे. थैंक यू. डॉक्टर रिश्वा ने बहुत खूबसूरत बात की है कि हमें अपनी ज़िंदगी में दुनिया में आने का मकसद बहुत अर्ली एज में ढूंढ लेना चाहिए, और अगर हम उसके ऊपर कुछ वक्त सर्व कर भी रहे हैं, कुछ टाइम लगा रहे हैं, कुछ एनर्जी और रिसोर्सेज लगा रहे हैं, तो वो कतन ज़ाया नहीं होते. अल्लाह ताला हम सब को अपने इस मकसद को ढूंढने में कामयाब करे, और आप जहाँ रहें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें. अगले प्रोग्राम तक के लिए साइमा अली को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. ISP पाइंदाबाद. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद. शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू. मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून. वजूद ज़न